नमस्कार। भारत की बात में एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10 फरवरी से 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है। तो आज भारत की बात में हम बात करने वाले हैं भारत देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में। और उत्तर प्रदेश का चुनावी सफर जो आरंभ होने वाला है वो होगा पश्चिमी यूपी से। 10 फरवरी को पहले चरण में ही करीब 58 सीट पर चुनाव हो जाएगा और पहले और दूसरे चरण में लगभग पश्चिमी यूपी के सभी सीट में चुनाव संपूर्ण हो जाएगा। तो हम पश्चिमी यूपी से इसलिए इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं कि कुछ ऐसी हस्ती है पश्चिमी यूपी में जो कभी मिटती नहीं, चाहे वो आजादी का बिगुल फूंकने वाला आंदोलन हो, क्रांतिकारियों की भूमि है मेरठ, मुजफ्फरनगर और पश्चिमी यूपी के लगभग सभी जिले, मंगल पांडे की यह पावन भूमि है। इसके साथ ही जब भी कोई ऐसी घटना होती है जिसका व्यापक असर संपूर्ण देश में हो जाता है, उन घटनाओं से भी संबंधित पश्चिमी यूपी है। कहा जाता है कि इस बार पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत सिंह में गठबंधन हो चुका है। और वहीं मुजफ्फरनगर के सिसोली गांव में जिनका एक टिकैत परिवार से संबंध है, राकेश टिकैत, उनका भी सपोर्ट पूरी तरीके से इस गठबंधन को है। अब लोग बाग ये कह रहे हैं, लुटियंस मीडिया में ये माहौल बनाया जा रहा है कि जाट मतदाता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। कौन से जाट मतदाता? 2014 का इलेक्शन हो, 2017 का इलेक्शन हो या फिर 2019 का, उन सभी चुनावों में जाट मतदाता ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए। 325 सीट लेकर विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार बनी है, उसकी शुरुआत जाट मतदाता ने वोट देकर ही किया है। तो क्या ऐसा माहौल बन गया इस 5 साल में कि जाट अचानक से नाराज हो जाएंगे? तो आप लोग बोल सकते हैं कि उसके 2 प्रमुख कारण हैं। एक ये कारण कि किसान आंदोलन हुआ है, जिससे चूंकि राकेश टिकैत यूपी बॉर्डर पे किसान आंदोलन की बागडोर संभाल के रखे थे, तो उस वजह से जाट मतदाताओं में नाराजगी हो सकती है। तो यहां पर एक बात आप लोगों को याद रखना है कि राकेश टिकैत खुद 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव। दोनों ही बार उनकी जमानत जब्त हो चुकी है। दूसरी बात, जाट हमेशा राष्ट्रवादी होते हैं। इस राष्ट्र पे मर मिटने की उनकी एक अलग ही चाहत होती है। जाट मतदाता कभी भी उस राकेश टिकैत को सपोर्ट नहीं करेंगे जिनके कारण पिछले साल 26 जनवरी को हमारे आन बान और शान तिरंगे को अपमानित करने का घृणित प्रयास किया गया। 700-800 पुलिस के जवानों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। खुलेआम आतंक का नंगा नाच हमारे गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी के दिन हुआ। तो जाट मतदाता इन बातों को भी नहीं भूलते हैं, क्योंकि फौज में भी जाट है और दिल्ली पुलिस में जिन पुलिस वालों को मारा गया उसमें से 80% जाट ही थे। मार जिस पुलिस वालों को लगी है वो भी जाट ही थे। दूसरी बात
कि किसान आंदोलन से पश्चिमी यूपी को क्या फायदा या क्या नुकसान। क्योंकि वेस्टर्न यूपी का मुख्यतः जो फसल है वो गन्ने की खेती है। तो गन्ने की खेती का, गन्ने का फसल जो बिकता है वो चीनी मिल में जाता है। वो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ही आता है। उसका तो एक प्रकार से एमएसपी से भी कोई खास मतलब नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत गन्ने मिल में जाता है। उसका उन्हें जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ होता है उस आधार पे उनको पैसे मिल जाते हैं। आखिर जाट मतदाता किस बात से नाराज हो गए, इस संदर्भ में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक घटना हमें याद रखने की जरूरत है। साल 2013, स्थान इसी राकेश टिकैत जी का जिला मुजफ्फरनगर, कवाल गांव, 27 अगस्त तारीख। प्रतिदिन की तरह एक जाट बहन पिछले काफी समय से कुछ शांति दूत कॉलेज से ही उनको परेशान करते थे, छेड़खानी करते थे। इस बात की सूचना उन्होंने अपने भाई गौरव और सचिन को दिए। ये दोनों जाट भाई, इनके जगह कोई भी होता, आप होते, हम होते, वो भी वही करते जो गौरव और सचिन भाई ने किया। वो तुरंत अपनी बहन की इज्जत के लिए उस गांव में गए, उसके घर गए, शांति दूत के घर में, कि इस बात को समझाया जाए कि आगे से ऐसा ना हो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शांति दूत कहां मानने वाले थे। शांति दूत ने और वहां शांति दूतों की भीड़ ने गौरव और सचिन को घेर लिया और पत्थर से मार मार कर उनकी हत्या कर दिया। इस प्रकार से इस विभत्स घटना को अंजाम दिया गया कि उनके चेहरे तक पहचान में नहीं आते थे। विवाद बड़ा हुआ। उस वक्त तत्कालीन एसएसपी मुजफ्फरनगर की मंजिल सैनी, उन्होंने दोनों सभी शांति दूत जो इस हत्या में संलिप्त थे उसे अरेस्ट करके जेल पहुंचा दिए। लेकिन उसी वक्त अचानक से एंट्री होती है अखिलेश यादव जी के सबसे खासम खास चचा जान आजम खान जी का। और आजम खान जी स्पेशल फोन करते हैं एसएसपी को। सिर्फ एसएसपी ही नहीं बल्कि डीएम को भी फोन करके उन अपराधियों को छुड़ाने के लिए दबाव डालते हैं। मंजिल सैनी एक ईमानदार एसएसपी, उन्होंने उन अपराधियों को छोड़ने से मना कर दिया। उसके बाद जो घटना हुई आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आजम खान अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए अखिलेश यादव से दबाव डालकर मंजिल सैनी और डीएम साहब का ट्रांसफर करवा दिया। और इतना ही नहीं, उस ईमानदार पुलिस ऑफिसर का ट्रांसफर के साथ साथ हमारे प्यारे जाट भाई गौरव और सचिन, जो अपने एक बहन की रक्षा करते हुए बलिदान हो गए, उनके कातिलों को जेल से रिहा कर दिया गया। उस वक्त सभी जाट बिरादरी एक उम्मीद की किरण लेकर चौधरी जयंत सिंह और चौधरी अजीत सिंह, जो अब नहीं रहे, उनके पास गए थे। लेकिन दोनों चौधरी साहब एक शब्द नहीं बोले। उन्हें लगा कि कहीं हमारा शांति दूत वोट बैंक में कमी ना आ जाए। यदि हम बोल देंगे तो जो हमारा वोट बैंक है शांति दूतों का, वो हमसे छिटक ना जाए। तो दूसरे को अपनाने के लिए अपने खास समुदाय को भी मुसीबत के वक्त साथ नहीं दिए। उस वक्त साथ किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी के सुरेश राणा, जाट नेता संजीव बालियान और सरधना से विधायक संगीत सोम। इन तीनों ने बोल दिया कि चाहे जो भी हो, अपराधियों को बाहर नहीं रहने देंगे। देखते ही देखते एक अलग मूवमेंट भी चल रहा था। वहीं मुजफ्फरनगर में जाट समुदाय ने एक महापंचायत की घोषणा किया। इस महापंचायत को रोकने के लिए चचा आजम खान की पुलिस जालियांवाला बाग की तरह
पुलिस अफसरों को भेजकर निहत्थे जाट भाइयों को महापंचायत से वापसी करते समय लाठियां चलाया, डंडे चलाया, यहां तक कि गोलियां भी चलाई गई। बहुत नरसंहार हुआ। उस नरसंहार से कई जाट भाइयों का बलिदान हुआ और उनके लाश को भी नहरों में फेंक दिया गया। उसके बाद की जो घटना है आप सभी जानते हैं। उसके बाद की घटना हम बताना नहीं चाहेंगे। उसके बाद अखिलेश यादव जी जब आते हैं तो मिलने जब जाते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे तत्कालीन केंद्र की सरकार, यूपीए सरकार, सभी सिर्फ एक पक्ष शांति दूत के टेंटों में मिलने तो जाते हैं, लेकिन हिंदू समुदाय के पास, जाट समुदाय के पास नहीं जाते। आप समझ सकते हैं कि सत्ता के द्वारा किस प्रकार से विभत्स घटना को अंजाम दिया। क्या जाट समुदाय इस बात को भूल सकता है कि उस वक्त बेकसूर जाट युवकों को अखिलेश और अखिलेश के प्यारे चच्चा जान आजम खान जी ने हजारों जाट युवकों को, बेकसूर जाट युवकों को फर्जी मुकदमे डाल के फंसवा दिया और इसके साथ साथ इन पे कई सारे संगीन अपराध के लिए धाराएं लगा दी गई। इतना ही नहीं, संगीत सोम, सुरेश राणा, संजीव बालियान जी पर भी अनेकों धाराएं लगा दी गई। 2017 में चुनाव हुई। जाट भाइयों ने एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया और योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार बनी। उसके बाद उन सभी केस को वापस लिए। आप सोच सकते हैं कि उस वक्त एक ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हुई कि जब मुआवजा देने की बात आई तो सिर्फ एक पक्ष, शांति दूत पक्ष को देने की घोषणा की गई प्रदेश और देश की सरकार की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट को इसमें बोलना पड़ गया कि ये बहुत गलत कर रहे हैं आप। तो मुसीबत के वक्त में जाट भाइयों के साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले थे तो भारतीय जनता पार्टी के ये 3 शेर थे, संगीत सोम, सुरेश राणा और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। तो क्या उन 3 शेरों को जाट भाई छोड़ देंगे जो मुसीबत के वक्त जाट भाइयों के काम आए? और अभी भी आप पश्चिमी यूपी का यदि उठाकर देखेंगे तो पश्चिमी यूपी में भी 21 से अधिक जाट भाइयों को टिकट बीजेपी ने दिया है, जबकि एसपी और आरएलडी ने अपना खास सीट, सिवाल खास और माट जैसे सीट में भी एसपी ने अपने उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद के बारे में आपने सुना होगा कि किस प्रकार से उसका विरोध आरएलडी के ही कार्यकर्ता करना शुरू कर दिए। उनका उम्मीदवार कौन है इस बात को समझें। कैराना आते हैं। कैराना की घटना आपको याद होगी। बाबू हुकुम देव नारायण सिंह जी, जब हिंदुओं का वहां से पलायन हुआ और पलायन के दोषी नावेद हसन खुलेआम बोलते हैं कि हिंदुओं के घर से कोई सामान मत लो, भगाने में इनकार है। इनके समर्थकों का वीडियो देखें, फिर बात करते हैं। आज हमारा चौधरी साहब चुनाव लड़ रहा, जेल में पड़ा। एक सिकंदरपुर गांव है, आसपास के गांव है, उन गांवों में गलत खबर आ रही बहुत। वे लोग यूं कह रहे वहाँ 24,000, 22,000 जाट हैं। वे लोग यूं कह रहे कि अगर लड़के का सिंबल होता तो हम वोट देते। यो किसका सिंबल लगा है, क्या मामला है? अगर हम यहाँ 90,000 वोट है, 80,000 वोट है, अगर हम यहाँ कहने लगे कहने लगा यहाँ साइकिल का सिंबल होता हम वोट देते, जो क्या मामला है? हम चौधरी साहब के साथ जुड़ रहे। आपकी जायज बात है। आपके बीच में पर्सन चौधरी जी है, लेकिन क्या संदेश है, वो उनकी क्या भावना है वो कहेंगे। आपकी बात जायज है। आप रुको भाई, रुक जाओ। चौधरी साहब सुन ले भाई, सुन ले बात, सुन ले। बात करेंगे सब, ये सार्वजनिक बात नहीं होती मेरे भाई। ये सब लोग जो है आप हाथ जोड़ के ये सब लोग के साथ जुड़े हुए हैं, है नहीं है? आपके लाइन के भाई और हम भी भाई हैं, बिल्कुल। कुछ लोगों की तो गारंटी नहीं है मेरे भाई। एक बात सुनो जी,
अगर हमारी चौधरी के साथ देखा कोई गड़बड़ी आपने? होती है ना तो हम मियाँ नहीं लगाने क्या बोल आंगनबाड़ी रहे हैं? करने में क्यों नहीं भाई? कि 24,000 इस गांव में तुम लोग जाट हो और हम लोग 90,000 घूस भर देंगे। आप इनका सोच अभी भी देख सकते हैं। हिंदुओं के लिए जो पलायन का सबसे बड़ा दोषी है, ऐसे व्यक्ति को अखिलेश जी टिकट देते हैं। इतना ही नहीं, एक और वीडियो देखें। मेरठ के सपा उम्मीदवार हैं आदिल, इनका वीडियो देखें आप। इस वजह से आ नहीं पाया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे कि कैसे होता है, कैसे होते हैं। मेरे भाइयों, लड़ाई छोटी सी नहीं है। आपने देखा कि आपके बराबर में जो राजकीय इंटर कॉलेज है, देखा आपने, ये हमारी सरकार में बना था। एक एक से बदला लेंगे। कैसा बदला लेते हैं, इससे पहले आपने सुन लिया ये शांति दूत किस प्रकार से बदला लेते हैं। तो आखिर किस प्रकार का शासन वो देना चाहते हैं? क्या मुजफ्फरनगर, कैराना या पश्चिमी यूपी के लोगों को इन सभी बातों की याद नहीं होगी? क्या जाट समाज भूल जाएंगे? और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि जिस चचा जान आजम खान ने जाट भाइयों पे केस लगाकर फंसाने की कोशिश किया, इस नरसंहार को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया, उस चचा जान को फिर से टिकट दिया गया है। चचा जान अभी जेल में है। चचा जान कब्रिस्तान तक की जमीन पर घोटाला कर गए और रामपुर के लोग ही चचा जान का विरोध कर रहे हैं। उनकी ही कम्युनिटी शांति दूत लोग ही विरोध कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि उस चचा जान को ही फिर से टिकट दिया सपा ने? क्या यह नई सपा है या फिर वही सपा है 2013 वाली? तो इन सभी बातों को देखते हुए अब इस बात पे आते हैं कि निश्चित रूप से आरएलडी सपा का गठबंधन एक चैलेंज है, लेकिन बीजेपी के अभी प्रवेश वर्मा जो एक जाट नेता है दिल्ली में, उनके यहां कई 100 जाट नेता आए और एक स्वर में बोले कि हम 2013 को नहीं भूल सकते। और सबसे ज्यादा यदि जाटों को किसी ने सम्मान दिया है तो वो बीजेपी ने दिया है। और ऐसे में बीजेपी के लोग भी, अमित शाह जी हों या योगी आदित्यनाथ जी हों या स्वतंत्र देव सिंह हों या केशव प्रसाद मौर्य हों, सभी लोग कैराना, मुजफ्फरनगर, शामली, बुलंदशहर, मथुरा, हर जगह का दौरा डोर टू डोर जाकर कर रहे हैं। निश्चित रूप से भाजपा के खिलाफ कुछ नाराजगी बेशक हो सकती है, लेकिन वो नाराजगी इतनी नहीं होगी कि उसे वोट ना दे। मुझे लगता है कि पश्चिमी यूपी में फिर से वोट बीजेपी को मिलने वाला है। चैलेंज जरूर है, पिछले बार से कुछ सीटें कम हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि जाट भाइयों को सही से आप सब समझते हैं तो जाट भाई जल्दी इन बातों को नहीं भूलते हैं। उन्हें पता है कि चुनाव के बाद, चुनाव तक तो सिर्फ जयंत और अखिलेश एक साथ दिख रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद जयंत चौधरी को साइड करके फिर उसी चचा जान आजम खान के साथ मिलकर अत्याचार, गुंडाराज का बोलबाला होगा। 2017 से लेकर 2022 के बीच में आप सब देख सकते हैं कि सड़कों का किस प्रकार से नवीनीकरण हुआ। 2017 से पहले बिजली की क्या व्यवस्था थी? 5 घंटे बिजली आती थी, सड़क में गड्ढे थे या गड्ढे में सड़क थे, ये पता ही नहीं चलता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात की बहन बेटियों की सुरक्षा। हम अभी नहीं जा रहे हैं श्री राम मंदिर पे, हम नहीं जा रहे हैं अभी काशी विश्वनाथ मंदिर का सौंदर्यकरण पे, काशी कॉरिडोर पे हम नहीं जा रहे हैं अभी, हर एक्सप्रेस वे पे हम नहीं जा रहे हैं, हर जिले के मेडिकल कॉलेज पे हम नहीं जा रहे हैं, गरीबों को मुफ्त राशन पे हम नहीं अभी बात करेंगे, गरीबों के लिए आसान
मुफ्त वैक्सीन के। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है जान है तो जहान है, और जान की रक्षा 2017 से पहले शाम के 7 बजे यदि आप निकल जाते यूपी में तो रात में 9 बजे आप घर वापस आएंगे नहीं आएंगे इसकी गारंटी नहीं होती थी। कहीं भी आपके बाइक आपके कार को छीनकर कनपट्टी पे पिस्टल सटाकर छीन लेते थे, और अगर आप विरोध करते थे तो मार दिए जाते थे। तो इन सभी बातों को, और बहन बेटियों की सुरक्षा तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। यहां तो 5 साल पहले बहन बेटी क्या पुरुष भी सुरक्षित नहीं थे। तो सारे विकास के काम हुए हैं, लेकिन विकास से भी ज्यादा जरूरी है सुरक्षा। तो मुझे लगता है कि सुरक्षा के मामले में निश्चित रूप से निसंदेह योगी आदित्यनाथ जी ने एक ऐसा राज चलाया कि गुंडे चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे आजम खान हो, चाहे अतीक अहमद हो, सभी के प्रॉपर्टीज पे बुलडोजर चलाने का काम किया इन्होंने। यहां तक कि सिर्फ बुलडोजर नहीं चलाया, उस पे ही मकान बनाकर गरीबों को देने के लिए भी प्रारंभ कर दिए। 4.5 लाख नए रोजगार दिए, 42 लाख से अधिक लोगों को पक्के मकान मिले, जिसमें पीने का पानी, शौचालय सब कुछ है। गरीबों को मुफ्त 2 बार अनाज मिला। ऐसे बहुत सारे विकास के काम यदि गिनाएंगे तो शायद वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग अपना कमेंट्स जरूर करें, आप लोग पश्चिमी यूपी में या आप लोग यूपी में किस क्षेत्र से हैं, या आप लोगों को क्या लगता है किस किस सरकार आ सकती है, और खास करके पश्चिमी यूपी में क्या है माहौल। मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।